तेरे बिना। क्यों हंस रहे हो तुम? पंखा अरे उधर लगा, मतलब वो वाला पंखा चालू करो, हवा इधर भी आएगा ना। अरे यार तुम लोग देखा नहीं जा रहा है ना, लो उतार दे रहा हूँ। प्योर रजिस्टिव सर्किट में शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में पावर फैक्टर कितना होता है? ये सब चीज़ें एकदम याद करके रखिए भाई, आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हैं इसका मतलब। फेज एंगल कितना होता है? हाँ ये सेन खुला ही नहीं। हाँ अरे यार कैसे नहीं खुलेगा? जब तक खोलेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है कि नहीं? एक दो बार प्रयास किए, हार मान गए, खुल ही नहीं रहा है। ऐसे ही ज़िंदगी में भी होता होगा ना। सफल होने से ज़रूरी है लड़ना, है कि नहीं? सफल होना ज़रूरी नहीं है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है लड़ना। लड़ के हार जाओ मंजूर है भाई, बिना लड़े हार गए। लड़ चुके। अरे यार, तो आज हम फिर चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं आरसी सीरीज सर्किट। ठीक है, आरसी। देखिए हमने आरएल में देखा था कि हमारा जो, अच्छा हाँ, अभी प्योर रजिस्टिव सर्किट, ये सब याद करके रखिए। आप लोग याद नहीं कर रहे हैं, मज़ा नहीं आएगा फिर। जब पीछे नहीं पढ़े रहेंगे तो ये सब कैसे समझ में आएगा? हाँ, प्योर रजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज क्या था? सेम फेज में था ना, तो वहाँ पे हमारा फेज एंगल 0 मिला था। फेज एंगल 0 मतलब फाई का मान 0, और पावर फैक्टर तब क्या हो जाएगा? cos फाई होता है, और cos 0 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। तो पावर फैक्टर यूनिटी, इकाई पावर फैक्टर, इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे मतलब पावर फैक्टर 100%। इसका मतलब हमारा टोटल पावर भाई यूज हो रहा है कार्य में। टोटल पावर इसका मतलब क्या हुआ? यूज हो रहा है। पावर फैक्टर मतलब बहुत बेहतरीन है, लेकिन आइडियल केस में तो 100% होना चाहिए पावर फैक्टर, लेकिन इतना होता नहीं है। तब अगर यूनिट में देखें तो कितना होना चाहिए? 0.8 से 0.9 तक तो होना ही चाहिए। 0.8 मिनिमम, इतना तो होना ही चाहिए पावर फैक्टर भाई, तो वो मशीन मतलब अच्छी मानी जाएगी, है ना। तो प्योर रजिस्टिव सर्किट रहेगा तो उसका पावर फैक्टर कितना होता है? 0, 1 होता है, इकाई पावर फैक्टर, मतलब 100% पावर फैक्टर ना। रजिस्टेंस का ही काम होता है काम को कराना। किसी परिपथ में अगर रजिस्टेंस नहीं रहेगा तो काम नहीं होगा फिर वो ना, इसलिए रजिस्टिव सर्किट का होना भी ज़रूरी है। अगर वो नहीं रहेगा तो कार्य नहीं होगा, है ना। ठीक है, जो ये पंखा है तो इसमें रजिस्टेंस का होना ज़रूरी है। अगर रजिस्टेंस नहीं होगा तो पंखा घूमेगा ही नहीं, टार्क नहीं पैदा होगा। ठीक है, और शुद्ध रजिस्टेंस है तो भाई 100% पावर फैक्टर, पूरा कार्य होगा, पूरा पावर का यूज करेगा। आज हम पढ़ने वाले हैं आरसी सीरीज सर्किट। ठीक है, ये क्या है भाई? आरसी श्रेणी परिपथ क्या है? एक ऐसा परिपथ जिसमें आर और सी श्रेणी क्रम में लगे हों, उसे हम क्या कहते हैं? आरसी श्रेणी परिपथ। देखिए यहाँ पे हम बना दे रहे हैं। चलिए भाई, ये हमारा आर है, ठीक, और यहाँ पे हम सी, कैपेसिटर के सिंबल को हम कैसे दिखाते हैं? 2 समांतर और बराबर लाइनें। ठीक है, ये आपका कैपेसिटर हो गया। चलिए यहाँ पे हमने सप्लाई वोल्टेज दे दिया इसे। सप्लाई वोल्टेज एसी वाली ना, वो कौन सी है भाई? V = V मैक्स साइन ओमेगा टी। ये तो इतनी बार लिखा हूँ, याद ही हो गया होगा। तो यहाँ से जो करंट निकलेगी सप्लाई वोल्टेज के कारण I, ये क्या होगी भाई? अल्टरनेटिंग करंट होगी। अब
इसके और इसके लगे होने के कारण इस वोल्टेज और इस करंट और इस वोल्टेज में क्या संबंध होगा? क्या ये फेज में होंगे या लैग करेंगे या लीड करेंगे? अच्छा, कोई बता सकता है? इस कैपेसिटर लगा है और रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है, तो ये जो करंट होगा ये लैग करेगा या लीड करेगा? हाँ लीड। क्यों? सही है, लीड तो करेगा, लैग नहीं करेगा ना? हाँ, लीड करेगा। अब लीड करेगा, करंट अगर लीड कर रहा है, हम करंट को ही देख के बताते हैं पावर फैक्टर लैगिंग है या लीडिंग है, ठीक है, किसको देख के? करंट को देख के, ठीक है, करंट को ही हम देख के बताते हैं हमारा पावर फैक्टर लैगिंग है। अगर किसी परिपथ में करंट लीड कर रहा है तो हम कहेंगे पावर फैक्टर लीडिंग है, अगर किसी परिपथ में करंट लैग कर रहा है तो हम कहेंगे हमारा पावर फैक्टर लैगिंग है। तो ये करंट भाई देखिए, ये कैपेसिटर क्या है? ये वोल्टेज के परिवर्तन का विरोध करता है, वोल्टेज को परिवर्तित होने से रोकता है, तो इसका मतलब ये वोल्टेज को रोकेगा तो वोल्टेज पीछे हो जाएगा। तो इस परिपथ में वोल्टेज अगर पीछे हुआ तो करंट आगे हो गया, तो करंट हमारा लीड कर गया। अब यहाँ इंडक्टर तो है नहीं जो कि हमारे करंट को पीछे करे, इंडक्टर नहीं है ना, तो इस परिपथ को हम देख के ये कह सकते हैं भाई देखो, इस परिपथ में ना दो ही केस हो सकता है, इस रजिस्टेंस के कारण या तो हमारा वोल्टेज और करंट सेम फेज में होगा, ठीक है, और इस कैपेसिटर के कारण हमारा वोल्टेज पीछे हो जाएगा, बस यही दो केस हो सकता है। अब हम इसका जब फेजर डायग्राम बनाएंगे तो हम यहाँ पे करंट को रेफरेंस में लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये आपका है रजिस्टेंस और ये है आपका कैपेसिटर, ठीक है। अब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम VR से दिखाएंगे, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको हम VC से दिखा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई, यहाँ तक का हम VC और ये VR दिखा दे रहे हैं। इतना तो समझ में आ रहा होगा, वोल्टेज ड्रॉप है ये सब, इसीलिए देखिए बेसिक में पूरा पढ़ते हम आते हैं, समांतर पढ़ते हैं, श्रेणी पढ़ते हैं, वोल्टेज ड्रॉप निकालते हैं, बस इसी के कारण, ताकि ये सब चीज़ें बढ़िया से आपको समझ में आए। देखिए प्योर रजिस्टिव के केस में अगर हम फेजर डायग्राम बनाएंगे, ये मान लीजिए हमारा करंट है तो हमारा प्योर रजिस्टिव में वोल्टेज भी इसी फेज पे होगा, ये VR, ठीक। अब प्योर कैपेसिटर के केस में ये अगर हमारा ये है भाई करंट, ये हमारा अगर करंट है, ये करंट है ना, ये हमारा अगर करंट है तो हमारा जो वोल्टेज होगा, ये वोल्टेज कैपेसिटर क्या करेगा? वोल्टेज के परिवर्तन होने को विरोध करता है, तो हमारा वोल्टेज हो जाएगा इससे 19 डिग्री पीछे, ये प्योर के केस में होता है, ये VC हो जाएगा 19 डिग्री पीछे, ठीक है। अब इन्हीं को हम करेंगे मर्ज भाई, इन्हीं को मर्ज करके हम एक निकालेंगे, अच्छा रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगा, इसका रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगा, है ना। रिजल्टेंट वोल्टेज का मतलब बिल्कुल वही भाई, जैसे कि मान लीजिए वो रस्साकस्सी वाला हो रहा है, एक उधर से खींच रहा है, एक उधर से खींच रहा है, तो कोई भी व्यक्ति ना तो वो अपना पूरा पावर बीच में लगा रहा होगा, ना तो ये अपना पूरा पावर बीच में लगा रहा होगा, है ना, समझ रहे हो ना। जैसे एक कोई ऐसे खींच रहा है, ठीक है, अब जैसे कि मान लो ये 10 न्यूटन का बल इधर वाला लगा दिया और ये भी 10 न्यूटन का बल लगाया, ठीक है, इधर 10 न्यूटन इधर 10 न्यूटन बीच में खड़ा हो गया, इसका मतलब हमारा रिजल्टेंट कितना हो गया? बल 0। अब ये 10 न्यूटन लगा दिया, ये 15 न्यूटन लगा दिया, रिजल्टेंट कितना हो गया? मतलब 5 न्यूटन अधिक होने के कारण ये इधर चला आया, ठीक है। उसी प्रकार हम यहाँ पे रिजल्टेंट निकाल के दिखाएंगे। अच्छा ठीक है, ये तो है भाई प्योर रजिस्टिव अगर होता तो हमारा दोनों सेम फेज में होते, प्योर कैपेसिटिव होता तो हमारा वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे हो जाता, ठीक है। अब यहाँ चलिए फेजर डायग्राम बना लेते हैं। ये है भाई फेजर डायग्राम ना। देखिए भाई, ये देखिए क्या है, पहले हम करंट को दिखाएंगे, है ना, पहले हम किसको दिखाएंगे? करंट को। रेफरेंस हम यहाँ पे करंट ले रहे हैं क्योंकि करंट ही सब में समान है, जो समान रहेगा वही रेफरेंस लेंगे। अब देखिए जो हमारा ये भाई वोल्टेज है रेजिस्टेंस में, ये तो VR यही होगा, ठीक है, और हमारा ये कैपेसिटर में जो वोल्टेज होगा वो हो जाएगा यहाँ पे भाई, ये क्या है? VC है, ये क्या है? VC है। अब इसका हमें रिजल्टेंट निकालना है, सप्लाई वोल्टेज निकालना है, तो उससे निकालने के लिए एक नियम है भाई। चलिए मान लीजिए VC हमारा इधर है, ठीक है, ये VC
BC मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी हो गई ना लेंथ। अब देखिए हम इसके समांतर यहाँ से रेखा ऐसे खींच लेते हैं, बात सही है, और इसके समांतर यहाँ से, तो ये जहाँ पे भी काटेगा वही हमारी होगी सप्लाई वोल्टेज, रिजल्टेंट वोल्टेज, परिणामी वोल्टेज वही होगा। ये जहाँ पे काटेगा तो यहाँ पे हम ऐसे करके ऐसे मिला देंगे, ये ऐसे, यही है हमारी सप्लाई वोल्टेज भाई। और ये देखिए ये हमारा वोल्टेज है, ये हमारा करंट है। वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल को हम कहते हैं फेज एंगल, ठीक है। ये फाई हमने ले लिया, ठीक है। अब ये दिखाइए, अब देखिए हम वोल्टेज ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पे क्या बनाएंगे? वोल्टेज ट्रायंगल। वोल्टेज ट्रायंगल भाई देखिए, वोल्टेज ट्रायंगल, यही वोल्टेज वाला ट्रायंगल निकाल के हम देखिए, ये VC है तो ये भी क्या होगा? VC ही होगा, और ये पूरा क्या होगा? VR होगा। तो देखिए पहले VR वाला बना लीजिए आप, VR। अच्छा यहाँ VC माइनस में होगा ना, ये चीज़ ध्यान दीजिए। यहाँ VC किस में होगा? माइनस। नीचे वाला माइनस में लिखा जाता है, ऊपर वाला प्लस में, फिर इधर वाला प्लस में, फिर इधर वाला माइनस में। और ये हो गया भाई आपका इधर, और ये हो गया इधर। ये क्या है? ये माइनस VC है भाई, और ये VR है, बात सही है, और ये V है, और ये क्या है भाई? फाई है, ठीक है। इतना समझ में आया? अब देखिए यहीं पे हम दिखाते हैं, वोल्टेज ट्रायंगल हो गया। चलिए भाई यहीं पे हम दिखा देते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। इम्पीडेंस ट्रायंगल, इम्पीडेंस ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? देखिए हम जानते हैं, देखिए यहाँ पे VR बराबर IR, और VC बराबर क्या होगा भाई? IXC, और कैपिटल V मतलब टोटल वोल्टेज जो होगा वो होगा IZ। दोनों पक्षों में अगर हम I से भाग देंगे, दोनों पक्षों में अगर हम I से भाग देंगे तो ये हो जाएगा, देखिए VR बटे में I बराबर R, ठीक है। और यहाँ पे भी हो जाएगा भाई VC बटे में I बराबर XC, और यहाँ पे हो जाएगा भाई V अपान में I बराबर Z, ठीक है। यहीं पे मतलब यहाँ पे I कर देंगे, यहाँ पे I कर देंगे, यहाँ पे I कर देंगे, और इसके स्थान पे जहाँ पे VC होगा वहाँ पे हम XC लिखेंगे, जहाँ पे V होगा वहाँ पे हम Z लिखेंगे, और जहाँ पे VR है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? R लिखेंगे। तो बस इम्पीडेंस ट्रायंगल हमारा बन के तैयार हो गया। ये सब AC वाले में ना भाई आपको मतलब यही चीज़ बनाने आना चाहिए, और है कुछ नहीं इसमें। अगर ये बना लिए, समझ लिए आप, तो आप पूरा चीज़ बढ़िया से दिखा सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा? XC, और यहाँ पे होगा Z, और यहाँ पे क्या होगा? R होगा। ऐसे बनेगा इम्पीडेंस ट्रायंगल। इसे हम इम्पीडेंस कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं, ठीक है। ठीक, अब हम इसको इम्पीडेंस ट्रायंगल क्यों कह दिए भाई? रेजिस्टेंस ट्रायंगल या रिएक्टेंस ट्रायंगल क्यों नहीं कहें? ऐसा कभी विचार आया? जैसे यहाँ पे हम तो वोल्टेज ट्रायंगल कह दिए हैं, ये सब वोल्टेज था, हमने कह दिया वोल्टेज ट्रायंगल। यहाँ पे तो ये और ये अलग है, लेकिन सबका काम एक है, और जो सबसे बड़ा है ये भाई इनका क्या है? बाप है। हाँ बाप है, तो सबसे पहले बाप का ही नाम लेंगे ना, इसीलिए हमने इसे कहा है इम्पीडेंस ट्रायंगल ना। जैसे आप कहीं जाएंगे तो कहेंगे उनका लड़का है ये ना, पिताजी का नाम लेके बोलते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे इनका नाम लेके नहीं, हम कहें इम्पीडेंस ट्रायंगल, मतलब ये सब आ गए, ठीक है। अब देखिए, अब इसी में हम दिखाते हैं भाई पावर ट्रायंगल। एक और हमारा बच गया है पावर ट्रायंगल। चलिए पावर ट्रायंगल हम लोग इधर बना लेते हैं, इधर पावर देखिए पावर ट्रायंगल। अब देखिए, अब पूरा चीज़ ऐसे बना लिए हैं ना, ऐसे ही सब कुछ बनने वाला है, तो आप क्या करेंगे? ऐसे सब कुछ बना लेंगे, ये ऐसे,
अब देखिए भाई, अब यहाँ पे पावर ट्रेंगल में क्या होता है भाई, आपका होता है एक्टिव पावर P, रिएक्टिव पावर होता है Q, और फिर अपरेंट पावर मतलब टोटल पावर। यहाँ पे बाप ये है, ये इसके लड़के हैं। अब डिसाइड, अब ये तो तुरंत पता चल गया है टोटल पावर है, इसी को हम अपरेंट पावर भी कहते हैं, टोटल पावर या अपरेंट पावर। ये तो पता चल गया भाई, S जो है यहीं पे आएगा, ठीक है बाप, यहीं पे आएगा, परिणामी रिजल्टेंट यहाँ पे होगा। अब आप बताइए P और Q को हम कहाँ लिखें? P क्या है, कौन सा पावर है? एक्टिव पावर, यूजफुल पावर, एक्टिव पावर यूजफुल पावर। अब देखिए पुराना चीज़ अगर याद रहेगा तुरंत बता देंगे, हाँ P यहीं पे आएगा, ठीक है P यहाँ पे आएगा, Q भाई यहाँ पे आएगा। अब ये एक्टिव पावर है, यूजफुल पावर है, यही पावर यूज होता है। और किस परिपथ में हमारा एक्टिव पावर था, मतलब कौन सा परिपथ? प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, प्योर इंडक्टिव सर्किट में एक्टिव पावर किसमें था, यूजफुल पावर किसमें था? प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, उसी में तो पूरा पावर यूज हो रहा था। इंडक्टिव में तो पावर वापस हो जा रहा था, कैपेसिटिव में तो पावर वापस हो जा रहा था। तो ये क्या है, P क्या है, प्योर, ये जहाँ प्योर रेजिस्टिव सर्किट जहाँ पे होगा, जो लाइन होगी रेजिस्टेंस वाली, वहीं हम इसको दिखाएंगे। तो आपका रेजिस्टेंस वाली लाइन तो ये है, यही लाइन है आपका एक्टिव लाइन, और ये XC है, ये इमेजिनरी लाइन है, ये है रिएक्टिव लाइन। समझ में आ रहा है ना? XC यहाँ पे रिएक्टिव पावर होगा, यहाँ पे एक्टिव पावर नहीं होगा, यहाँ पे रिएक्टिव पावर होगा, ठीक है ना? वैसे भी चतुर्थांश जब आप पढ़ेंगे ना, तो ऐसे जो लाइन होती है, ऐसे जो लाइन होती है, ये वाली लाइन जो होती है काल्पनिक लाइन होती है, और ये लाइन जो होती है वास्तविक लाइन होती है, ठीक है? त्रिकोणमिति में आप लोग को पढ़ाया जाता है ना, ऐसे और ऐसे। तो ये इमेजिनरी लाइन होती है, ये रियल लाइन होती है, ठीक। तब यहाँ पे होगा आपका, देखिए भाई P होगा, और यहाँ पे क्या होगा, Q होगा, सिंपल, ठीक। P यहाँ, Q यहाँ। अब चलिए भाई देखिए, यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, वेक्टर सम करिए। तो यहाँ पे देखिए आप कर सकते हैं वेक्टर V बराबर, यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर R, और ये प्लस वेक्टर क्या करेंगे भाई, वेक्टर C, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे V का स्क्वायर करेंगे, V का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ देखिए VR का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से ना, V का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा VR का स्क्वायर प्लस माइनस VC करेंगे, माइनस VC का स्क्वायर, या VC स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये V स्क्वायर बराबर हो जाएगा, या V बराबर यहाँ से डायरेक्ट लिखिए, अंडर रूट में VR का स्क्वायर प्लस ये VC का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं V बराबर क्या लिख सकते हैं भाई, IR का स्क्वायर, IR की स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस IXC का होल स्क्वायर ना, ठीक है। I इसमें से बाहर ले लीजिए, तो ये देखिए I इधर आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा V बटे में I, और ये हो जाएगा भाई R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। अब देखिए V बटे में I, टोटल वोल्टेज बटे में टोटल करंट, यही तो होता है आपका इम्पिडेंस। Z बराबर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, ये हुआ भाई Z बराबर आपका, ठीक है। अब देखिए क्या है ना, यही दे के आपसे पूछेगा, कि यह कौन से परिपथ का ये इम्पिडेंस है। तो देखिए यहाँ पे XC है और R है, तुरंत आप जान जाएंगे R और C का है, ठीक है। RC सीरीज परिपथ का ये इम्पिडेंस है, XL रहता तो RL सीरीज सर्किट का ये इम्पिडेंस है। समझ में आया ये चीज़? ठीक भाई, ठीक। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, इसी परिपथ में क्या निकाल सकते हैं भाई, ये फेज एंगल होता है भाई tan phi
tan फाई बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार, यही होता है ना। तो माइनस VC बटे में VR, यही होगा। या फाई बराबर आप कर देंगे तो tan इनवर्स में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप निकाल सकते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्या होता है भाई, cos फाई होता है। और cos फाई बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, यही होता है ना, आधार बटे में कर्ण। तो ये VR बटे में क्या हो जाएगा, V, हाँ टोटल वोल्टेज, ये हो जाएगा इसके लिए भाई। ये वोल्टेज ट्रायंगल के लिए आपका फेज एंगल आ गया, पावर फैक्टर आ गया। ठीक है, और ये पावर फैक्टर कैसा होगा, लीडिंग नेचर का होगा। ठीक है, कैसा पावर फैक्टर होगा भाई, आप लिख देंगे यहाँ पे लीडिंग। ठीक है, लीडिंग पावर फैक्टर, ये भी पूछा जाता है RC सर्किट में पावर फैक्टर कैसा होता है, लैगिंग होता है, लीडिंग होता है। ठीक है, ये चीज़। अब इम्पीडेंस के लिए देखिए आप निकाल सकते हैं थायोरस प्रमेय से, Z बराबर क्या होगा भाई, R स्क्वायर प्लस X, अच्छा यहाँ Z स्क्वायर बराबर होगा XC का स्क्वायर। तो यहाँ से Z बराबर आप निकाल सकते हैं R स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर, ये हो गया ऐसे अंडर रूट में। ठीक है, ये इम्पीडेंस ट्रायंगल है। और यहाँ पे देखिए अगर आपको निकालना है फेज एंगल, क्या भाई, फेज एंगल, फेज एंगल किसके बराबर, tan फाई होता है। फेज एंगल को tan फाई से दिखाते हैं, तो tan फाई बराबर इतना बटे में इतना। ठीक है, ये माइनस XC है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे होगा माइनस XC बटे में R। ठीक है, या फाई बराबर यहाँ से आप निकाल सकते हैं, फाई बराबर tan इनवर्स, फेज एंगल निकाला जाता है यही फाई का मान निकालने के लिए, tan इनवर्स माइनस XC बटे में क्या है भाई, R है। अब यहीं से आप निकाल सकते हैं पावर फैक्टर। ठीक है, क्या निकालेंगे भाई, पावर, पावर फैक्टर कितना हो जाएगा भाई, cos फाई क्या होगा भाई, आधार बटे में कर्ण, मतलब R बटे में Z। या कहीं कहीं आपको पावर फैक्टर में इस Z का मान लिखा हुआ मिल जाएगा। क्या है भाई मान इसका, R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ पे माइनस XC का होगा तो ये प्लस हो जाएगा XC स्क्वायर, ये माइनस XC का स्क्वायर तो यहाँ पे प्लस XC हो जाएगा। ठीक, इसमें इतना कुछ नहीं, बस आपको ये और ये बढ़िया से बनाने आ जाना चाहिए, बाकी तो आप लिख लेंगे समझ के। अब देखिए यहाँ पे ऐसे ही आप निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, देखिए इसको ऐसे दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे होगा S स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर, ऐसे ना, P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर। या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं यस बराबर अंडर रूट में भाई P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ये भी सूत्र कभी दिखा के पूछ दिया जाएगा कि बताइए ये किसके लिए है। ठीक है, वैसे ही आप यहाँ पे पावर फैक्टर और फेज एंगल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये फाई ऐसे। ठीक, तो इतना समझ में आया होगा ना। चलिए इसको नोट करिए।